हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी जो हमारा पहला वाला चैप्टर था दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें हमारा ये तीसरा पार्ट होगा उसका। और इसमें हम पढ़ेंगे आज रेडॉक्स अभिक्रियाएँ और उष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ, उष्माशोषी अभिक्रियाएँ। दोस्तों आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएँ क्या होती है। देखो दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का, तो ध्यान रखना वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का, दोस्तों इधर देखेंगे क्या लिखा, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आप समझेंगे क्या करा, देखो यहाँ समझेंगे। सपोज करो रेडॉक्स अभिक्रिया में हमारा एक उदाहरण ले लीजिए दोस्तों, जैसे कॉपर ऑक्साइड का उदाहरण है। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस H2 है दोस्तों, तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ इसमें एक नया उत्पाद बनना है, एक तो बनेगा Cu और प्लस का H2O, Cu प्लस H2O बनना। अब बैलेंस करके देखिए, कॉपर एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है, बैलेंस है बिल्कुल। तो बताओ यहाँ से हद तक, सॉरी यहाँ आएगा दोस्तों माने जाने का। तो बताओ यहाँ से हद तक ऑक्सीजन में कमी हुई है वृद्धि हुई। दोस्तों ऑक्सीजन में कमी हुई है, तो यानी रेडॉक्स अभिक्रिया है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक में ऑक्सीकरण की कमी तथा दूसरे में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। तो बताओ जो कमी हुई है, तो कमी को किस, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं उसे, अपचयन। और दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या H2O, यहाँ H2 था, यहाँ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ऑक्सीकरण। तो आप रेडॉक्स अभिक्रिया में ये वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिख का सकते हो। यानी सीधी सी बात है, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों बड़े बड़े अक्षरों में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का, तो ऑक्सीकरण, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का अपचयन, एक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे इसमें हमने देखा कि एक का ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसमें, यानी सॉरी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और दूसरा अपचयन, ऑक्सीजन की कमी हुई है तो अपचयन कहलाता है। ये मैंने आपको यानी ऑक्सीकरण अपचयन यानी इससे पिछले पार्ट में पढ़ा दिए हैं। अगर आपको वे वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं, और दोस्तों आप चैनल यानी यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। दोस्तों देखो, वे रासायनिक अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में पढ़ेंगे दोस्तों, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के दौरान उष्मा उत्पन्न होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। दोस्तों कुछ नहीं, बिल्कुल मामूली सा टॉपिक है, यहाँ रख के समझ लेंगे इसे आराम से। दोस्तों जैसे हमने देखा क्या कह रहा, उसमें कही है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दोस्तों हमारा एक उदाहरण है, आपको दिख भी रहा होगा, यानी CH4 यानी मेथेन है, और दोस्तों इसकी अभिक्रिया हमने O2, दोस्तों इसे मेथेन बोलेंगे। मेथेन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ करा दी, किसके, ऑक्सीजन के साथ करा दी। तो दोस्तों जब मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो हमारा CO2 और प्लस H2O बनेगा, और साथ में कुछ उष्मा निकलेगी, क्या निकलेगी, उष्मा। तो दोस्तों उष्माक्षेपी अभिक्रिया वही है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान, यानी जब भी अभिक्रिया होगी, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होती है, यानी क्या होती है, इनसे उष्मा उत्पन्न होती है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और साथ में उष्मा भी निकलेगी। CO2 किसे बोलते हैं, आप सभी जानते हैं कि CO2 बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, और H2O किसे बोलते हैं, चलो। तो आप ध्यान रखना कि जब भी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मीथेन ऑक्सीजन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अब दोस्तों इससे अगली अभिक्रिया है उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, क्या है, देखो
वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके अभिक्रिया में वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया में कुछ ऊष्मा का प्रयोग होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगर दोस्तों ऊष्मा छेपी का मतलब ऊष्मा छोड़ेंगी, और ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा ग्रहण करेंगी। जब वे अभिक्रिया करेंगे तो ऊष्मा ग्रहण करेंगी। जैसे दोस्तों यहाँ उदाहरण है ऊष्मा छेपी का दोस्तों, जैसे HGO का मतलब है दोस्तों मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड में अगर हमें ऊष्मा दे देंगे तो इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। और किस में टूट जाएगा? ये टूट जाएगा हमारा एक तो Hg में और एक ऑक्सीजन में। Hg में और एक ऑक्सीजन में। दोस्तों इसे बैलेंस कर लेंगे। Hg यहाँ कितना? 1, यहाँ Hg 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है। तो दोस्तों यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ Hg भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ से भी Hg को भी बैलेंस करना पड़ेगा। Hg दोस्तों मरकरी का सूत्र होता है जिसे हम बोलते हैं पारा। और O2 किसका सूत्र होता है? O2 होता है हमारा ऑक्सीजन। O2 होता है हमारा ऑक्सीजन। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ऊष्मा शोषी और अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कुछ ऊष्मा का प्रयोग होता है। यानी देखो, अगर अभिक्रिया करानी है तो हमें कुछ ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही नहीं पड़ती दोस्तों। अगर हमें अभिक्रिया करानी है तो कुछ ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और अगर ऊष्मा निकलती है तो क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और अगर ऊष्मा ले रहा है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको दोनों अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं दोस्तों संचारण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अब बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो आप संचारण को ध्यान रखेंगे। संचारण क्या होता है दोस्तों? देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु अपने आसपास अम्लों की आर्द्रता के संपर्क में आकर संचारित हो जाती है, ऐसी प्रक्रिया को संचारित होती है, ऐसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। नहीं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अगर हमने कोई लोहे का टुकड़ा है दोस्तों, सपोज करो ये लोहे का टुकड़ा है, इस तरह से हमने से लोहे के टुकड़े को कहीं खुली हवा में रख दिया। खुली हवा का मतलब बाहर रख दिया। तो ये जो लोहा है नहीं, किससे? ऑक्सीजन से। और जो पानी होगा आसपास के पानी से, जैसे थोड़ी बहुत बारिश वगैरह पड़ेगी, पानी या उसके आसपास कहीं पानी है, तो उससे क्रिया करके थोड़ा सा इसमें एक जर आने लगेगा दोस्तों। और वो जर के नाम लिख रहे हैं, लाल से कलर का होता है। आपने देखा होगा जैसे लोहे के गांठों पर जर लग जाता है, लोहे की जंजीर पर जर लग जाता है। आपको जो जर का है वो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा भी होगा दोस्तों, इस तरह से जर लग जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि संचारण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु अपने आसपास अम्लों और आर्द्रता के संपर्क, आर्द्रता का मतलब दोस्तों नमी के संपर्क में आकर संचारित हो जाती है, ऐसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारित हो जाती है ऐसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर लाल परत का आना, यानी आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है उसकी परत लाल हो जाती नहीं हो जाती? जैसे लोहे की परत का लाल होना। और उसके बाद में दोस्तों हमारा दे रखा जैसे चांदी की परत पर चांदी की ऊपरी काली परत का आना, यानी चांदी के ऊपर कैसी काली परत आ जाएगी। तो अगर आपसे पूछा लगा कि लोहे के ऊपर कैसी आएगी, लोहे के ऊपर तो आ जाएगी लाल परत। कह रहा है ना कि लोहे के ऊपर लाल परत का आना, चांदी के ऊपर काली परत का आना तथा तांबे के ऊपर हरी परत का आना। तो ध्यान रखना, तांबे के ऊपर हरी परत का आना संचारण के उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है कि संचारण किसे कहते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु अपने आसपास अम्लों के आर्द्रता के संपर्क में आकर संचारित का मतलब है दोस्तों धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, ऐसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर लाल परत का आना, चांदी के ऊपर काली परत का आना, तांबे के ऊपर हरी परत का आना, सभी संचारण के उदाहरण है दोस्तों। आई होप कि आपको ये सारे उदाहरण समझ में आए होंगे। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर, देखेंगे कि और अगले क्या है। दोस्तों यहाँ दे रखा है कि संचारण से बचने के लिए धातु पर पेंट कर दिया जाता है। नहीं, आपने देखा होगा कि जो संचारण होता है, अगर हमें जर से बचना है तो हम उस पर धातु पर क्या पेंट चढ़ा देंगे ना। आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास कोई लोहे का गाटर है, आप अगर उसे बचाना है, संचारण से बचाना, तो उस पर हम उसे एक यानी पेंट कर देते हैं। तो दोस्तों संचारण से बचाने के लिए धातु पर पेंट कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लेना। अब दोस्तों देखते हैं विकट गंधिता। विकट गंधिता क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी पेपर में आने वाला ही टॉपिक है दोस्तों। सारे मैं हेडिंग में ले गया हूँ जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आज के आपके चैप्टर का जो है ना ये लास्ट टॉपिक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त तेलों का ऑक्सीकृत होता है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त तेलों का ऑक्सीकृत होता है, ऐसी प्रक्रिया को विकट गंधिता कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त तेलों का ऑक्सीकृत होता है, ऐसी प्रक्रिया को विकट गंधिता कहते हैं। विकट गंधिता का मतलब दोस्तों जैसे सब्जियों का खराब हो जाना, जैसे अगर सपोज करो हमने अब शाम के टाइम कुछ खाना बनाया, तो दोस्तों सुबह तक अगर
उसे हम ऐसी धूल यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख देंगे नहीं खुला हुआ, तो दोस्तों वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाएगा। तो दोस्तों वह प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त तेलों का ऑक्सीकरण होता है, ऐसी प्रक्रिया को विकट गंधिता कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि विकट गंधिता क्या होती है। वह प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त तेलों का ऑक्सीकरण होता है, ऐसी प्रक्रिया को विकट गंधिता कहते हैं। आप इसको हेडिंग को ध्यान रखना जरूर। जैसे विकट गंधिता हो जाने के कारण के कारण स्वाद और गंध बदल जाती है। अगर आपकी सब्जी खराब हो जाएगी तो उसका स्वाद भी यानी स्वाद जैसे पहला ताज़ी सब्जी का टेस्ट था ऐसा टेस्ट नहीं रहने का, और दूसरे के बाद यानी दूसरे की उसकी गंध भी बदल जाएगी। यानी उसमें से जो स्मेल थी पहले तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन अब थोड़ी देर बाद जैसी वो खराब हो गई कैसी उसमें से गंदी स्मेल आने लगेगी। तो विकट गंधिता आप समझ गए होंगे। नोट दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नोट करके इसे लिख लेना। जैसे चिप्स की थैली में आप सभी चिप्स खाते हैं, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इसका यह कारण है कि ऑक्सीजन चिप्स से अभिक्रिया कर उन्हें खराब कर देता है। वो बिल्कुल दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप देखते होंगे कि जैसे चिप्स हैं दोस्तों, चिप्स आज बने फैक्ट्री में और आज के बाद यानी लगभग हमारे पास तो 1 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, लगभग सालों साल भी आता है, क्योंकि दोस्तों पैकेटों में पैक होकर डिब्बों में पैक होकर रख दिए जाते हैं। अब जैसे किसी का ऑर्डर आया वो दुकानों पर सप्लाई हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या होगा, अगर उसमें हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो उसमें तेल वगैरह है ना, क्योंकि चिप्स तेल में हो जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस निकल के नहीं तो ऑक्सीजन है नहीं उनसे क्या करेगी, अभिक्रिया कर लेगी जो तेल से होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम यही खाना अगर ऐसी ऑक्सीजन में रख देंगे तो वो जब भी खराब हो जाएगा। तो ये भी तो ऐसी है, यानी एक तरह से बना हुआ ही तो है ये। तो दोस्तों ये भी उसी ऑक्सीजन की वजह से खराब हो जाएगा। तो चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इसका यह कारण है कि जैसी चिप्स है, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस निकालेंगे उसमें नाइट्रोजन गैस भर देंगे। तो नाइट्रोजन गैस से तो सब्जी को या किसी भी तरह कोई भी नुकसान नहीं है। तो वे चाहे चिप्स आप 1 महीने बाद, 1 साल बाद, यानी जब तक भी उनकी एक्सपायरी है जब तक हम उन्हें खा सकते हैं अगर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी है। तो ये था चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इसका यह कारण है कि ऑक्सीजन चिप्स से अभिक्रिया करके खराब कर देता है। आपको ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन चिप्स से अभिक्रिया करके उन्हें खराब कर देता है। तो दोस्तों जो हमारा ये चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, दोस्तों ये पूरा चैप्टर हो गया हमारा खत्म। क्या हो गया दोस्तों, ये पूरा चैप्टर हो गया हमारा खत्म। तो दोस्तों आई होप कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। और दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। और दोस्तों आप 10वीं में अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप 10वीं में अपने 70 से 80% नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों बस रोज़ की रोज़ इन वीडियो को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों रोज़ की रोज़ आपको चैप्टर की वीडियो मिलती रहेगी और आपका सिलेबस पूर्ण भी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी से एक और नई चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।